Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of April 2023. 7 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें. एंड स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन में है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लो अर्थ ऑर्बिट. लो अर्थ ऑर्बिट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 किलोमीटर और लेस. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंडक्ट्स ऑपरेशंस इन द लो अर्थ ऑर्बिट. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द लो अर्थ ऑर्बिट इज दैट इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर प्लेसिंग द सैटेलाइट्स. ठीक है ना. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इन दिस. ठीक है ना. तो दैट इज द क्वेश्चन. अब देखो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ आंसर, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा. ठीक है ना. कमेंट में बताइएगा कि आपने सही किया था कि गलत सोचा था, और अगर गलत सोचा था तो कहाँ पे गलती हो गई थी. तो पहला स्टेटमेंट देखो इसलिए सही है क्योंकि 2000 किलोमीटर या कम का जो ऑर्बिट होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है. दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 300 से 400 किलोमीटर पर रखा गया है, तो मतलब कि लो अर्थ ऑर्बिट पर रखा गया है. अब तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक्चुअली ये मेजर एडवांटेज होता है लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को पुट करने का कि उसमें पावर कम लगती है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दैट. ऑब्वियसली बात है. तो ये इसका एडवांटेज है ना कि डिसएडवांटेज है. तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा. तो आंसर विल बी 3 ओनली. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज डार्क फाइबर इज. डार्क फाइबर क्या होता है. 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में है, आप इनको देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए और फिर आंसर कमेंट सेक्शन में करिए. मैं आपको आंसर बता देता हूं. द करेक्ट आंसर इज दैट इसका आंसर है डी. ठीक है ना. डार्क फाइबर वो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि अनयूज्ड रह गया. ठीक है ना. अगर आपको एक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन दिया गया है, उसमें से जो अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर रहेगा वो पार्ट आपका डार्क फाइबर कहलाएगा. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज करेक्ट. डार्क फाइबर मतलब कि वो अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर है जो कि अवेलेबल है फॉर द यूज इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन. तीसरा सवाल है द टर्म डेटा स्क्रैपिंग. टर्म डेटा स्क्रैपिंग इज सीन इन न्यूज़. ये क्या है. डेटा स्क्रैपिंग क्या है. ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको पढ़ लीजिए, पॉज करके आंसर भी करिए और फिर अब मैं आपको बताऊं तो मैच कर लीजिए. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी. प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट. जब आप किसी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, आप जब कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो किसी वेबसाइट से, तो वो प्रोसेस डेटा स्क्रैपिंग कहलाती है. तो ये 3 सवाल थे आज के. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. आई होप आपने कुछ सीखा होगा और आंसर भी किया होगा. मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में. पहली न्यूज़ है. एक माउंटेनियर है जिनका नाम है अंजलि शर्मा. शी हैज़ मेड हिस्ट्री बाय सक्सेसफुली स्केलिंग द पीक ऑफ माउंट किलिमंजारो, जो कि साउथ अफ्रीका में है, बाय वियरिंग अ ट्रेडिशनल गद्दी ड्रेस. गद्दी ड्रेस है जिसको लुआन छाड़ी बोलते हैं. लुआन छाड़ी. एंड दैट इज़ द ड्रेस ऑफ गद्दी ट्राइब. गद्दी ट्राइब है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न हिमालय पार्ट में रहती है एंड हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है जो कि मेजरली ये ऑक्यूपाई करते हैं. इट इज़ अ सेमी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ट्राइब. याद रखिएगा, सेमी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ट्राइब है. हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये एरियाज जो गद्दी ट्राइब ऑक्यूपाई करते हैं. एंड दे आर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा की वो फॉलोअर्स होते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि गद्दी ट्राइब से एसोसिएटेड है, वो है ट्रांसह्यूमेंस की प्रोसेस. ट्रांसह्यूमेंस की प्रोसेस में क्या होता है, देखो जब विंटर आता है तो लोग क्या करते हैं, फिर माउंटेन से नीचे प्लेन में आ जाते हैं, और जब समर आता है तो लोग प्लेन से माउंटेन में चले जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है, ये मूवमेंट होता है फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन्स, हायर पीक्स एंड फ्रॉम हायर पीक्स माउंटेन टू द प्लेन्स. ये आपका जो मूवमेंट है यही ट्रांसह्यूमेंस कहलाता है. ये लोग इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. दूसरी जो न्यूज़ है वो है मरीन बायोलॉजिस्ट नीदरलैंड में, उनको एक नई स्पीशीज़ मिली है सी लैम्प्रे की. याद रखिएगा, सी लैम्प्री या सी लैम्प्री की स्पीशीज़ मिली है. अब सी लैम्प्री होता क्या, बस यही इंपॉर्टेंट है. सी लैम्प्री एक पैरासिटिक फिश है. याद रखिएगा, इट वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years एंड पैरासिटिक फिश है सी लैम्प्री. तो उसको आप लोग लिख लीजिए. आई होप यू विल रिमेंबर दैट.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक डाउन पीआईबी फ्लैग्ड फेक न्यूज़। अब यहाँ पे सेंटर ने आईटी लॉ को अमेंड किया है और रिसेंटली उन्होंने एक नया मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 लेकर के आया है, जिसमें उन्होंने आईटी रूल 2021 को अमेंड किया है। और अब ये कहा है कि कोई भी न्यूज़ जिसको पीआईबी फ्लैग कर देगा, इफ़ द पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, अगर उसने किसी न्यूज़ आइटम को फ्लैग कर दिया तो जो डेटा इंटरमीडिएरी है यानी कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं ट्विटर, फेसबुक, ये सब, इनको वो न्यूज़ तुरंत टेक डाउन करनी पड़ी। दे विल हैव टू टेक डाउन दैट न्यूज़ इमीडिएटली, है ना। और यहाँ पे दे कैन नॉट क्लेम सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, जिसमें उन्होंने वो सेफ हार्बर लॉ जिसको बोलते हैं, तो वो सेफ हार्बर लॉ का यूज़ नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट बी यूजिंग दैट टू प्रिवेंट अ डिस्प्यूट फ्रॉम बीइंग एडजुडिकेटेड इन द कोर्ट्स, ठीक है ना। तो सेक्शन 79 विल नॉट बी अ सेफ हार्बर टू प्रिवेंट अ डिस्प्यूट फ्रॉम बीइंग एडजुडिकेटेड टू द कोर्ट्स, ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने अमेंड करते हुए कहा है। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट बहुत दिनों से फेवर में थी जो सेफ हार्बर लॉ है उसको कहीं ना कहीं चेंज किया जाए, तो उसी की तर्ज पे ये चेंजेस किए जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी चेंजेस किए गए हैं। मैं आपको अभी एक्चुअली 7th पेज में वो ज़्यादा डिटेल में है, तो वहाँ पर एक साथ सब कुछ बता दूंगा। याद रखिएगा, कोई भी एंटी गवर्नमेंट पोस्ट है और अगर पीआईबी ने इसको बोल दिया कि एंटी गवर्नमेंट पोस्ट है, आपको हटाना है, तो वो हटाना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन द लॉ। अब यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने रेपो रेट को इस बार, पॉलिसी रेट को इस बार 6.5 पे ही रखा है, होल्ड किया है, बढ़ाया नहीं है। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ, रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा होगा और इन्फ्लेशन को कंटेन करना जब पॉलिसी रहती है आरबीआई की, तो वो रेपो रेट बढ़ाता जाता है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, रेपो रेट बढ़ाने से जो लोन्स है वो महंगे हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है लोग लोन नहीं लेंगे, और लोग अगर लोन नहीं लेंगे तो वो डिमांड कम करेंगे, चीज़ें कम खरीदेंगे, गाड़ियाँ कम खरीदेंगे, और अगर चीज़ें कम खरीदी जाएंगी तो डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो फिर बाद में महंगाई भी आपकी घटेगी, है ना। तो ये सारा, ये पूरा इस तरीके से साइकिल चलता है। अब यहाँ पे अगर होल्ड किया है, मतलब कि होल्ड किया है, घटाया नहीं है। होल्ड किया करने का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा था, लेकिन आरबीआई और ज़्यादा रेट बढ़ा करके ग्रोथ को पूरी तरह जियोपार्डाइज नहीं करना चाहती थी। इस कारण से उसने रेट ज़्यादा रखे हैं, ऊपर रखे हैं, 6.5 पे रखे हैं, उनको होल्ड रखा। मतलब कि इसी से महंगाई भी कम होती रहेगी, लेकिन जो ग्रो करना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहती हैं सेक्टर्स, और अगर कोई लोन लेना चाहते तो अभी इस इंटरेस्ट पे ले सके, है ना। और ज़्यादा बढ़ा देता तो और ज़्यादा बढ़ जाता, तो फिर ग्रोथ पूरी तरीके से कम हो जाती ना, तो इस कारण से उसको भी रिस्क नहीं रखना चाहता था। तो ये आपको याद है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड किया गया 2016 में, और तब जाकर के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम यही है कि वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ों को फिक्स करे, CRR, SLR जो भी है। एंड इसको इंस्टीट्यूट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट। याद रखिएगा, सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंदर इसको बनाया गया है। फंक्शंस की बात करो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग द डिफरेंट पॉलिसी रेट्स, जैसे कि MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों को। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो कंपोजिशन बेसिकली 6 मेंबर्स रहते हैं। 6 मेंबर में से गवर्नमेंट 3 नॉमिनेट करता है, एंड नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू द MPC। 6 में से 3 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। अदर जो 3 मेंबर्स होते हैं दे आर फ्रॉम आरबीआई, विद द गवर्नर बीइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ठीक है ना। तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन गवर्नर रहता है। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इंचार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी एक मेंबर रहता है, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बैंक रहता है, ठीक है ना। अब सिलेक्शन एंड टर्म अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करता है MPC में, उसको सर्च कम सिलेक्शन बेसिस पे एक कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी रहती है। कैबिनेट सेक्रेटरी की सर्च कम सिलेक्शन कमेटी रहती है, जो कि गवर्नमेंट को नाम देती है, फिर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है उसमें से, ठीक है ना। और जो टेन्योर है, जो MPC के मेंबर्स का टेन्योर है, वो 4 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं। दे शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के एलिजिबल नहीं है, 4 साल के लिए होते हैं, याद रखिएगा।
इफ गवर्नर विदहोल्ड्स नॉड इट मीन्स बिल इज डेड। अब यहाँ पे एक्चुअली तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जो हैं वो कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स कर रहे हैं जो कि विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ एन गवर्नर हो रहे हैं, है ना। तो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग अ गवर्नर शुड स्पीक, एंड इस तरीके की चीज़ें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना गवर्नर को शोभा नहीं देता। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा है, केवल इतना नहीं कहा था। बस मैं जो उन्होंने बात बोली वो आपको बता दूं, आर्टिकल 200 जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 200 जब आप पढ़ेंगे तो वो बताता है कि क्या क्या चॉइसेस हैं गवर्नर के पास। तो अगर कोई बिल जाता है गवर्नर के पास तो गवर्नर या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देगा या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेगा, अनटिल अनलेस इट इज़ अ मनी बिल। मनी बिल के केस में नहीं भेज सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। और यहाँ पे एक और चॉइस होती है गवर्नर के पास जो राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। गवर्नर के पास एक चॉइस होती है कि वो किसी बिल को रिजर्व कर सकता है अगर उसको लगता है कि प्रेसिडेंट का असेंट या प्रेसिडेंट का इसमें इनपुट होना ज़रूरी है, तो किसी बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट। एंड अगर एक बार उसने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए तो फिर ये प्रेसिडेंट और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का वो हो जाता है, फिर उसमें गवर्नर हट जाता है इस प्रोसेस से, ठीक है ना। मतलब सपोज करो अगर प्रेसिडेंट ने रिसेंड कर दिया रिकमेंडेशन, मतलब रिकन्सिडरेशन के लिए, और रिकन्सिडरेशन के बाद उन्होंने पास कर दिया दोबारा बिल को, और दोबारा फिर अब ये बिल जाएगा तो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, ये सीधे प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा। और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इवन रिकन्सिडर्ड बिल को दोबारा भेज सकता है या असेंट ना दे, है ना, ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है ना कि गवर्नर के केस में कि एक बार रिकन्सिडरेशन ले गया और अगर वहाँ से पास होकर वापस आ गया तो उसको फिर अप्रूव करना पड़ता है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर चाहे तो स्टेट बिल्स को, जो स्टेट से आ रहे हैं उनको वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है या रख सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए रिजर्व बिल को रख सकता है प्रेसिडेंट, तो कोई टाइम लिमिट मेंशन्ड नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट दैट हैज बीन मेंशन्ड, है। तो कंफ्यूज नहीं होने का है, आप सारे आंसर कर लेंगे। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। एडिटोरियल पार्ट पे हम आते हैं। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है कल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन द मीडिया वन केस, जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना इज़ नॉट बीइंग एंटी इस्टेब्लिशमेंट। केवल अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और आप उसको इस तरीके से बैन कर दोगे। तो मीडिया वन के ऊपर का जो बैन था उसको हटाया, इसको गवर्नमेंट का आर्बिट्ररी एक्शन बोला सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि इट इज़ नॉट एंटी इस्टेब्लिशमेंट। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रेस है, प्रेस की फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट एक कहना चाहिए पिलर होता है डेमोक्रेसी का। इट प्रोड्यूसेस अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द स्पीच एंड पर्टिकुलरली ऑन द प्रेस फ्रीडम। इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो ये चिलिंग इफेक्ट लाती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, पर्टिकुलरली ऑन द प्रेस फ्रीडम पे। एंड बेंच आल्सो साइटेड सब्सटेंटिव ग्राउंड टू अलाउ मीडिया वंस पिटीशन, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया और उनको कहा कि नहीं, आप इनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बोल सकते हो। द कोर्ट फाउंड, इसके अलावा कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट को भी काफ़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने सील्ड कवर में होम मिनिस्ट्री का मतलब जो रीजनिंग था वो सील्ड कवर में लिया था। तो उन्होंने कहा कि सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को हमको कम से कम करना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं। हम एक तरफ ओपन हियरिंग्स कर रहे हैं, हम एक तरफ आपको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हियरिंग्स को, और दूसरी तरफ आप वहाँ पे सील्ड कवर में रीजंस लेंगे इस तरीके के छोटी छोटी चीज़ों में, तो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग, दैट विल नॉट सेट अ गुड प्रेसिडेंट। ये सिंपल सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच बाय द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो आर्टिकल है वो मैक्रॉन और सुनाक के ऊपर है कि कितना ज़्यादा ये लोग रिस्क ले रहे हैं। तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने, आप सबको पता है कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी थी 62 से 65, है ना। फिर बाद में उनको हालांकि घटा करके 64 किया करना पड़ा, लेकिन ये चीज़ उन्होंने की, काफ़ी ज़्यादा उनका अपोजिशन किया गया प्रेसिडेंट मैक्रॉन का, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस आर्टिकल में थी, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने 49.3 रूट अपनाया है। 49.3 आर्टिकल है वहाँ पे, आर्टिकल 49 से क्लॉज 3 जो है उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट जो चाहे वो एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज है उसके पास टू पास अ बिल विदाउट अ वोट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। आर्टिकल 49 सब क्लॉज 3 जो है, क्लॉज 3 जो है वो परमिशन देता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी बिल को अप्रूव कर सकता है, पास कर सकता है, इवन विदाउट वोटिंग, है ना, वोटिंग के अलावा भी। तो ये जो बिल था जिसमें एज बढ़ानी थी, ये उन्होंने इसी रूट से पास किया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट लोग भी थे, लोगों का मतलब काफ़ी विद्रोह देखने को मिला। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रॉन या तो इसी तरीके से अनफेवरेबल तरीके
तरीके से गवर्नमेंट चलाएं या फिर डिसॉल्व करके दोबारा से इलेक्शन करवा लें, बट बड़ा मुश्किल है उनका जीत पाना क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल घट रही है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने भी, सुनाक ने भी यही कुछ किया है। उन्होंने डिपोर्टेशन का कह दिया कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा टू रवांडा ऑल, है ना। तो ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं जिनके बारे में हाईलाइट किया गया है और कहा गया है कि ये लोग जो एक तरीके से रिस्क ले रहे हैं, दिस इज अ रिस्क विच दे आर टेकिंग। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। वाई इज जापान सर्कमवेंटिंग सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल। अब एक्चुअली रशिया के ऊपर सैंक्शंस ये लगाए गए थे G7 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि कोई भी कंट्री $60 पर बैरल से ज़्यादा इनका ऑयल नहीं खरीदेगा, लेकिन रशिया से ऑयल $60 से ज़्यादा में खरीदा जा रहा है बाय इंडिया, बाय जापान। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऐसा कर रही हैं। तो जापान का डिसीजन जो है परचेजिंग ऑयल अबव द प्राइस कैप ब्रिंग्स टू द फोर द स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फेसिंग कंट्रीज टू सबवर्ट द वेस्ट $60 पर बैरल प्राइस कैप। मतलब एक तरीके से जो प्राइस कैप लगाया गया वेस्टर्न कंट्रीज को, वो तो आप एक्सपेंड ही कर, ऑब्वियस सी बात है हर कंट्री अपना खुद का बेनिफिट भी सोचेगी ना। आप अपना बेनिफिट तो सोचोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बेनिफिट नहीं देखोगे। तो वेस्ट और यूरोपियन यूनियन और ये कंट्रीज तो अपना फ़ायदा देख रही हैं बट दूसरों को मना कर रही हैं। तो यहाँ पे ये रशिया के से ऑयल खरीद रहा है जापान और ज़्यादा में खरीदा, इंडिया भी खरीद रहा है एंड किसी तरीके से दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स रेगुलेटिंग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो भी IT रूल्स 2021 को अमेंड किया है, इसमें उन्होंने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को भी वो किया है, ठीक है ना। ऑनलाइन रियल मनी गेम्स क्या होते हैं? ये ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ पे यूज़र्स को पैसा पे करना पड़ता है और उनका पैसा खोने का रिस्क रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे में एडवाइजरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली चीज़ तो किसी भी मेन स्ट्रीम इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर में या इस तरह से किसी भी प्रिंट डिजिटल मीडिया में आपको प्रमोशनल कंटेंट ऑफ बेटिंग वेबसाइट्स ये नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर कट पहला तो इन्होंने ये कहा कि जो प्रमोशनल कंटेंट है बेटिंग वेबसाइट्स का ये नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन विल बी टेकन, ठीक है ना। न्यूज़पेपर्स हों, टेलीविज़न चैनल्स हों, ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स हों, इनको बेसिकली कहा गया है कि आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट ना दिखाएं जो कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग को बढ़ा रहे हैं, है ना। अब दूसरा चीज़ उन्होंने कहा है कि जो ऐसे गेम्स हैं जिनको रियल मनी चाहिए खेलने के लिए, तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा ऐसे गेम्स को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के साथ, है ना। एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी और उसके साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर SRB ने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है ना, अगर आपको SRB ने रिकॉग्नाइज कर लिया और अप्रूवल दे दिया, तब तो आप चलो वो कर सकते हो, फिर आपको मतलब आप फिर उसके बाद आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं दी गई परमिशन, अगर आपको नहीं परमिशन दी गई है, तो फिर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अमेंडमेंट का, और स्टेट जो भी एक्शन चाहे आपके खिलाफ वो ले सकते हैं बेटिंग एंड गैम्बलिंग के अंतर्गत, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द अमेंडमेंट्स। अब ऑक्सफैम इंडिया का CBI प्रोब होने वाला है। ऑक्सफैम इंडिया बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है ना, रिचेस्ट 1%, पुअर 99%, इस तरीके की रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा निकालता है ऑक्सफैम। तो पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है और FCRA का वायलेशन के लिए इसका 2021 में मतलब रिन्यू नहीं किया गया था रजिस्ट्रेशन, और अभी CBI के लिए कहा गया है कि CBI इंक्वायरी की जाए, क्योंकि हो सकता है रजिस्ट्रेशन रिन्यू ना होने के बावजूद ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा एलिगेशन लगाया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने नई स्पेस पॉलिसी को अपना नॉड दे दिया है, इन्हें परमिशन दे दी है। न्यू स्पेस पॉलिसी 2023 आ रही है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, जिसमें इसका जो मेन मोटिव है मैं आपको बता दूं, मेन मोटिव जो है वो है इसरो का रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा रखना, इसरो का रोल नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में ज़्यादा रखना, और बाकी जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं वो दूसरी बॉडीज़ को देना, और प्रोडक्शन का काम अलग बॉडी को देना, और प्राइवेट प्लेयर्स का रोल बढ़ाना। मेन चीज़ समझ लो, इसरो का रोल ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और नई टेक्नोलॉजीज़ बनाने के लिए रखना चाहते हैं, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, इससे कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल लिए हैं। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है,
strategic activities related to the space sector will be carried out by NSIL, New Space India Limited जो है वो strategic activities related to the space sector which is a public sector undertaking under the Department of Space. ये एक demand driven mode पे strategic activities करेगा, demand driven mode पे NSIL. इन स्पेस जो है, इन स्पेस भी एक बॉडी है, रिसेंटली क्रिएट किया गया था इसको. ये इट विल एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़. इसरो और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ के बीच में इंटरफेस के रूप में इन स्पेस को यूज़ किया जाएगा. इसरो का जो मेन काम रहेगा ये रहेगा आपका इनकरेज करना, नई टेक्नोलॉजीज़ बनाना और ये सारी चीज़ें. एंड प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना है बहुत ज़्यादा मार्केट में ताकि वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करें और प्रोडक्शन भी कर सकें. इसके अलावा इसरो खुद जो रहेगा वो ऑपरेशनल एंड प्रोडक्शन वर्क नहीं करेगा एंड फोकस करेगा अपनी एनर्जी इन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सिस्टम्स, न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है. तो दीज आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उनका अप्रूवल इसको मिल चुका है. बाकी आगे देख लीजिएगा. अब इंडियन चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन जो है, इंडिया चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, सॉरी, इसने 13th एडिशन रखा है ऑलिव क्राउन अवार्ड्स का. तो ऑलिव क्राउन अवार्ड्स में बेसिकली ये जो ग्रीन एडवर्टाइजिंग या कहना चाहिए ग्रीन एडवर्टाइजिंग या सस्टेनेबल एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज़ हैं, NGOs हैं, उन सबको अवार्ड दिया जाता है. जैसे PN मोहन ऑफ द रोटरी क्लब मद्रास के हैं, इनको दिया गया कोविटेड ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड. ठीक है ना, ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर. तो अगर आपसे कहीं IA के बारे में पूछ लिया या इन ऑलिव अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया तो आप बता सकते हैं. गवर्नमेंट रिलीजेस प्री ड्राफ्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल्स. अब आप सब जानते हैं कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नया पूरा मतलब एक करिकुलम बनाया जा रहा है, NCERT की बुक्स नई लिखी जा रही हैं. तो ऐसे में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसका प्री ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है पब्लिक के लिए ताकि अलग अलग स्टेक होल्डर्स वो पढ़ें, अपने जो सुझाव हैं वो दे दें. ठीक है ना. तो प्री ड्राफ्ट बेसिकली कवर करता है फ्रेमवर्क ऑफ द करिकुलम फॉर एज 3 to 18, 3 से 18 साल के बच्चों के लिए. पहली चीज़ में यह है डॉक्यूमेंट में कि वो वैल्यूज से भरा हुआ है एंड रूटेडनेस इन इंडिया, रूटेड इन इंडिया. बेसिकली फर्स्ट थिंग याद रखना, इट इज़ फुल ऑफ वैल्यूज एंड इट इज़ रूटेड इन इंडिया. अब जो सोर्सेज हैं वो 6 प्रमाणास पे बेस्ड हैं. ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जो सोर्सेज हैं वो 6 प्रमाणास पे बेस्ड हैं. पहला है प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष मतलब इंटरप्रेटेड एज परसेप्शन थ्रू 5 सेंसेस. मतलब अपने आप जब 5 सेंसेस से किसी चीज़ को परसीव करो तो होता है प्रत्यक्ष. दूसरा है अनुमान विच यूजेस इन्फरेंस टू कम अपॉन अ न्यू कंक्लूजन. देन उपमान विच इज नोइंग थ्रू एनालॉजी और कंपैरिजन. देन अर्थपट्टी विच इन्वॉल्व्स नोइंग थ्रू सर्कमस्टेंशियल implications. अनुपलब्धि which includes perception of non-existence. And shabd, which the document explains is something an individual can only directly know a fraction of all reality through direct experience and inference, but must rely on other experts. ठीक है ना. तो ये 6 प्रमाणाज हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड है. इसके अलावा जो ये करिकुलम है वो मोरल डेवलपमेंट के लिए है ऑफ अ चाइल्ड थ्रू द पंचकोश विकास और 5-fold डेवलपमेंट. 5-fold डेवलपमेंट की बात की गई है, पंचकोश विकास की बात की गई है, बॉडी माइंड लिंक की बात की गई है. ठीक है ना. देन प्री ड्राफ्ट ऑल्सो रिकमेंड्स डेवलपिंग मोरल वैल्यूज फॉर द चाइल्ड थ्रू अ बैलेंस्ड डाइट, ट्रेडिशनल गेम्स, योग आसनास, एज वेल एज अ वाइड वेराइटीज ऑफ स्टोरीज, सॉन्ग्स, ललाबाइज, पोएम, प्रेयर्स टू डेवलप अ लव फॉर कल्चरल कंटेक्स्ट. तो ये भी प्री ड्राफ्ट का पार्ट है कि भैया बैलेंस डाइट के थ्रू मॉरल डेवलपमेंट करो, ट्रेडिशनल गेम्स, योग आसनाज, ये सब, ललाबाइज, पोएम, प्रेयर्स, ये सब बताओ बच्चों के अंदर डेवलप करो, अपने कल्चर से प्यार डेवलप करो. देन इन्होंने कहा स्टूडेंट विल हैव टू टेक 2 essential courses फॉर ह्यूमैनिटीज़, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, सोशल साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया. ये 10th के लिए है. 11th-12th के लिए स्टूडेंट विल बी ऑफर्ड चॉइस बेस्ड कोर्सेज इन द सेम डिसिप्लिन फॉर मोर रिगरस इंगेजमेंट. आर्ट एजुकेशन में इन्होंने म्यूजिक, डांस, थिएटर, स्कल्पचर, पेंटिंग, सेट डिज़ाइन, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब इंक्लूड किया है, आप याद रखिएगा.
फॉर क्लास 11th एंड 12th इस बार जो एग्ज़ाम है वो मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स लाए गए हैं. मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स विल बी ऑफर्ड एज अपोज टू सिंगल एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है ना. एंड फाइनल रिजल्ट जो रहेगा इट विल बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ ईच एग्जाम. मॉड्यूलर एग्जाम्स है. द डॉक्यूमेंट ऑल्सो फोकसेज ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग बाय गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ द उपनिषद्स. तो उपनिषद्स के एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे. उपनिषद्स के एग्जाम्पल देकर के उन्होंने क्वेश्चंस की वैल्यू बताई. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आरबीआई पोर्टल टू हेल्प ट्रेस अनक्लेम्ड डिपॉजिट. अब यहाँ पे जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो एक वेब पोर्टल स्टार्ट करेंगे विच विल बी ऑपरेशनल इन 3 to 4 months टू एड बेनिफिशियरीज टू गेट बैक अनक्लेम्ड मनी. जो उनका अनक्लेम्ड मनी है वो वापस लेने के लिए आरबीआई ये पोर्टल बनाएगा. ठीक है ना. एंड इट विल बी पॉसिबल टू क्लेम द अनक्लेम्ड डिपॉजिट बेस्ड अपॉन यूजर इनपुट. ऐसा आरबीआई गवर्नर ने बताया. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.